चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आधारित एमपीपीएससी सोशोलॉजी के संबंध में मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर बातचीत करूंगा आपके जो भी सिलेबस में मेंशन किया गया है। मैं सबसे पहले आप लोगों से परिचर्चा करने चल रहा हूँ प्रकारात्मक शब्द पर, यानी इसी प्रकारात्मक को ही प्रकारिवाद शब्द से भी संबोधित किया जाता है। और प्रकारिवाद शब्द क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं, तत्पश्चात संरचनावाद को देखेंगे या संरचनात्मक जैसी सिद्धांतों पर देखेंगे। इसके अंतर्गत जो भी विद्वान आ रहे हैं उन पर हम लोग एक एक करके कीवर्ड्स के रूप में याद करने का प्रयास करेंगे ताकि आगामी परीक्षाओं में आप लोग आसानी से सवाल कर सकें। तो ध्यान से सुनिएगा, यह एमपी सेट सोशोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रकारिवाद। क्या आप जानते हैं प्रकारिवाद क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है प्रकारिवाद के बारे में? सर प्रकार यस 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 सर प्रकारवाद किसी भी मुद्दे के जो सकारात्मक पक्ष हैं उनको दर्शाता है। बिल्कुल, देखो बात सही आप कह रहे हैं। किसी भी मुद्दों को लेकर अगर सकारात्मक पक्षों पर बात आप करते हैं तो उन प्रक्रियाओं में हम उसे प्रकार्यवाद का नाम देते हैं। बिल्कुल बात सही आप कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ, प्रकार्यवाद को व्यक्तिवादी प्रकार कहा जाता है। कारण ये है क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति पर ही फोकस कर देता है। फंक्शनल बेसिकली क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को संबोधित करने लगता है। तो जब कभी भी प्रकार्यवाद को व्यक्तिवादी कहा जाए, क्या कहा जाए, व्यक्तिवादी कहा जाए, तो आप सभी लोग बताइएगा कि यहां नाम मैलिनोवस्की का आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा? मैलिनोवस्की का नाम आ जाएगा। अब देखिए, प्रकार्यवाद में मैलिनोवस्की का नाम दिया हुआ है, इसलिए मैंने मैलिनोवस्की का नाम बताया। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी का स्टेटमेंट है ये मैलिनोवस्की का, व्यक्तिवादी है। फिर दुर्खिम कहता है कि समाज की आवश्यकताओं के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में दुर्खिम का भी नाम है, इसलिए दुर्खिम का भी हमें ध्यान रखना होगा। प्रकार्यवाद में दुर्खिम ने क्या बोला? दुर्खिम ने बोला कि समाज की, क्या बोला? समाज की आवश्यकताओं, ठीक है, की पूर्ति जिन गतिविधियों में, जिन गतिविधियों द्वारा होती है उन्हें प्रकार्य कहते हैं। उन्हें प्रकार्य कहते हैं। देखिए, ये भी आपको याद रखना होगा, है ना। केवल मैं मेन चीज़ों पर बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। दुर्खिम, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दुर्खिम के बारे में। वहीं अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और नाम आता है, वो नाम है आर.के. मर्टन का नाम। मर्टन भी इसमें क्या कहते हैं, प्रकार्यवाद में इनका कहना है, मर्टन का, कि जो प्रकार्य है वो अवलोकित है। प्रकार्य क्या होता है? फंक्शन एक प्रकार का। तो वे क्या होते हैं? अवलोकित होते हैं, ठीक है। अवलोकित परिणाम होते हैं, जो रिजल्ट आता है, जो समाज व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को बढ़ाता है। ये प्रकार का जो अवलोकित परिणाम है ना, यह अवलोकित परिणाम यानी ऑब्जर्वेशन वाला जो रिजल्ट है, ये किस लिए होता है प्रकार्यवाद में? तो ये व्यवस्था के अनुकूल बनाता है। कोई व्यवस्था है, सिस्टम है, उस व्यवस्था के अनुकूल बनाता है यही परिणाम। और या आप कह लीजिए सामंजस्य, मतलब कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है ना, बढ़ाते हैं। बस ये बात किसका आ जाता है? मर्टन का, ये मर्टन का आ जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा। पार्सन्स ने प्रकार्यवाद को फिर क्या बोला? पार्सन्स ने प्रकार्यवाद को क्या बोला? पार्सन्स ने, आप सभी को इसमें दो शब्द याद रखने होंगे। एक शब्द याद रखना होगा आपको, प्रकारात्मक ही शब्द, जो कि आपके सिलेबस में है। दूसरा शब्द याद रखना होगा आदेशक। बस ये कीवर्ड है। एमपीपीएससी में अभी आप सबके जो भी प्रश्न आने वाले हैं, ट्रेडिशनल शब्दों का यूज होने वाला है।
हालांकि आरपीएससी से हट के रहेगा पेपर, है ना, क्योंकि वो राजस्थान लोक सेवा आयोग है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का थोड़ा सा अलग पैटर्न रहेगा, उसमें 5 ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन यह है तटस्थ बेस्ड प्रश्न जरूर रहेंगे आपके। तो प्रकारात्मक आदेशक जो है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा पास से। अब मैं वन लीनियर में पूछूंगा, आप बताइएगा प्रकारीवाद को व्यक्तिवादी प्रकारी किसने कहा? आप बताइए जवाब क्या होना चाहिए। मालिनोवस्की सर। मालिनोवस्की ने कहा, बिल्कुल सही जवाब। यदि आपसे पूछता है कि प्रकार वे अवलोकित परिणाम है जहाँ पे समाज की व्यवस्था और सामंजस्य की बात होती है, तो इस विद्वान मर्टन। मार्टन। बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों द्वारा होती है उन्हें हम प्रकारी कहते हैं, दुर्खिम। 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 प्रकारात्मक आदेशक किस शब्द को रिप्रेजेंट करता है? तो क्या बताएं? कालकाट पार्सन। कालकाट पार्सन। मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रकार का संबंध सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाई से है। अपने शब्दों में यहाँ पे एक बोलचाल की भाषा में मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा के आप लोगों को नोट करवा देता हूँ। प्रकार का डेफिनेशन मीनिंग कि प्रकार का जो संबंध है, जो फंक्शन का संबंध है, सामाजिक संरचना, किसकी? सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण करने वाली इकाइयों से है, बस करने वाली इकाइयों से, ठीक है। अब करने वाली इकाइयां तो बेसिकली बहुत सारी हैं, एजेंसियां, यूनिट, परिवार, अभिकरण, है ना, संगठन, संस्थाएं इकाइयों के रूप में जानी जाती हैं। इसलिए आप यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये था प्रकारी के बारे में। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक शब्द हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है संरचना। अच्छा, मैं जैसे प्रकार के बारे में यहाँ पर सिलेबस में देख रहे हैं, दुर्खिम है, सॉरी मालिनोवस्की है, दुर्खिम है, पार्सन्स है, मार्टन है, हम लोगों ने 4 के बारे में देखा है। तो थोड़ा सा इनके बारे में और चीज़ें जान लो, है ना, ताकि और आसानी रहे परीक्षा में, क्योंकि इनसे सवाल बन सकते हैं। तो नाम क्या आता है? एक मालिनोवस्की, जैसा कि आप डेफिनेशन को देख लिए हैं मालिनोवस्की का। अब इन्हीं मालिनोवस्की के बारे में थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी आप देख लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ मालिनोवस्की के बारे में, तो परीक्षा में सबसे पहले अगर सवाल यही पूछ लेता है कि आप बताइए इनकी डेफिनेशन जहाँ व्यक्तिवादी के रूप में, तो आप सिंपल से बता सकते हैं कि भाई ये नाम रिप्रेजेंट होता है। मालिनोवस्की प्रत्येक प्रकार की जो सभ्यता है, प्रत्येक प्रकार की जो सभ्यता होती है, उन सभ्यता में प्रत्येक प्रथा भी होगी, भौतिक वस्तु, विचार, विश्वास, कुछ महत्वपूर्ण प्रकार ये होंगे जो बेसिकली वो पूर्ण करेंगे। तो इन संदर्भ में ये शब्द रिलेट होता है कि प्रत्येक प्रकार की सभ्यता में प्रत्येक प्रथा होती है। तो ये भी बात मालिनोवस्की का नाम आ जाता है यहाँ पर, है ना। और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए, किसको? सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए मालिनोवस्की ने एक मॉडल दिया था। क्या बता सकते हैं आप कौन सी मॉडल थी वो? सहभागी मॉडल। और भी कोई ऐसा स्टूडेंट बता सकता है मुझे कि सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए मालिनोवस्की के द्वारा कौन से मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं? देखो, आपको एक चीज़ तो याद आ रहा होगा कि सोशल सिस्टम की अवधारणा में अगर किसी विद्वान का नाम आया है तो किसका नाम आया है बता सकते हो आप? पार्सन्स का। सर पार्सन का है, पार्सन्स का नाम आया है। लेकिन यहाँ मालिनोवस्की के आधार पर मैंने कहा कि इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए एक मॉडल दिया, और उस मॉडल का नाम आप सभी को मालूम है, TIN। और यह मॉडल सन 1950 में अमेरिकी समाजशास्त्रीय विद्वान कालकाट पार्सन्स महोदय के द्वारा बनाई गई थी योजना। जी सर, पार्सन का। जी, क्या कह रहे हैं आप? सर हाँ जी, पार्सन का ही सही कह रहे हैं। हाँ, ये मॉडल उन्हीं का है। लेकिन
यह कुछ सामाजिक कार्यों का एक व्यवस्थित चित्रण है जिन्हें हर समाज को स्थिर सामाजिक जीवन बनाए रखने में सक्षम होने के लिए पूर्ण करना चाहिए। तो ये मॉडल आता था AGIL। ये एक मान है, एक प्रतिमान है, एक मॉडल है। ये आपको ध्यान रखना होगा। 1950 के दशक में ये मॉडल आया हुआ है ना। अच्छा, इस मॉडल को ही विकास करने के लिए सामाजिक व्यवस्था को बताने के परिप्रेक्ष्य में मैलिनोवस्की ने इसी मॉडल को विकास अपने संदर्भों में लिया, लेकिन प्रतिपादन नाम टालकेट पार्सल्स का है। तो मैलिनोवस्की ने सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए इसी मॉडल का इसने विकास किया था। आया या लेकर आया ही नहीं है, विकास किया है, इस पे कार्य किया है। अब AGIL जानते हैं क्या होता है? एडेप्टेशंस यानी अनुकूलन, गोल यानी लक्ष्य प्राप्ति, और इंटीग्रेटेड एक प्रकार का एक ही कर दें। अच्छा, विलंबन को क्या कहते हैं? विलंबन लेटेंसी सर, लैग भी बोलते हैं लैग सर। भी, बिल्कुल बिल्कुल। लैग शब्द से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विलंबन में, मतलब देरी को जो संदर्भित करता है, उन्हीं संदर्भ में बेसिकली ये शब्द जो है रिलेट होता है। तो मेरा कहने का मतलब डेली, लैग यानी कमी दर्शा देना, ठीक है। इस तरीके की जो शब्द रिलेट हो जाते हैं वहाँ पर विलंबन शब्द ये आपको लेट वाला प्रोसेस भी दर्शा सकता है। और टोटल अगर मैं कहूँ तो ये 5 शब्द हैं, AGIL, है ना। ये 5 शब्द है, इनको सॉरी 4 शब्द है यार, 4 शब्द है, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और मैलिनोवस्की के अकॉर्डिंग कुछ किताबें हैं, मैंने आपसे कहा है वो भी आप ध्यान से सुनिए, है ना, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे। पहले तो एक किताब का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, आर्गोनॉट्स करके आता है पेपर में, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है ना। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये पश्चिम प्रशांत के आर्गोनॉट्स। हाँ हाँ, 1 मिनट, बिल्कुल। थोड़ा सा अब देखिए, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। बता सकते हैं ये किताब कब आई थी मैलिनोवस्की के द्वारा? इम्पोर्टेंट। 1955। ओके, यहाँ मैलिनोवस्की का आपने 1955 बता रहे हैं। और भी कोई स्टूडेंट जिनको याद हो प्लीज़? 1922 है, 1922 है। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसमें, इससे अगर हम बात करते हैं, दूसरा द फादर ऑफ प्रिमिटिव द फादर ऑफ प्रिमिटिव जो पुस्तक लाई गई है, ये कब पब्लिश की गई थी, कब आई थी? सर बुक का पूरा नाम क्या है? फादर ऑफ प्रिमिटिव। हाँ, द फादर ऑफ प्रिमिटिव 1927। ये आपको ध्यान रखना होगा इस किताब में, ये भी इम्पोर्टेंट रही है। मैजिक साइंस एंड तीसरा रिलीजियन। वाह, बहुत बढ़िया। वर्ष बता सकते हैं क्या? साइंस एंड, देखिए RPSC में आप लोगों ने पेपर में देखा वर्ष नहीं पूछा गया, लेकिन MPPSC में वर्ष पूछा जाएगा। 1925
ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी इम्पोर्टेंट किताब है परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 महत्वपूर्ण किताब हैं। नाम आता है ब्रोनिस्लो मैलिनोवस्की, इनका पूरा नाम है। बस इनके संबंध में आपको यहाँ पे ध्यान। अब उसके बाद देखेंगे दुर्खिम के बारे में। अब यहाँ पे नाम आता है किसका? दुर्खिम का। हालांकि इससे पहले मैंने दुर्खिम के बारे में आप लोगों से पहले ही बताया, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट नाम है ये, और इनसे परीक्षा में सवाल तो आना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। दुर्खिम का तो मैं एक बार रिवीजन यहाँ पर भी करा देता हूँ दुर्खिम के बारे में। देखिए, दुर्खिम का जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल एक मेथड की किताब है। उसी किताब में दुर्खिम ने बताया है। दुर्खिम के सामाजिक तथ्य का जो विचार है वह हर्बर्ट स्पेंसर से लिया गया है। सामाजिक तथ्य का विचार कहाँ से लिया है दुर्खिम, बता सकते हो क्या आप? सामाजिक तथ्य की अवधारणा भी दुर्खिम की है, यह विचार कहाँ से लिया है तो बता सकते हैं आप? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिया है। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिए गए जो व्यक्तिवादी विचार थे ना, उन्हीं प्रक्रियाओं से रिलेट करते हुए डिफरेंट तरीके से इन्होंने अपने सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया था। कौन? दुर्खिम। फ्रांस के रहने वाले विद्वान हैं, जैसा कि आप सबको पता है इनके बारे में, है ना। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आत्महत्या का सिद्धांत की बात अगर करता है तो कहाँ किसका नाम आ जाता है? सर दुर्खिम का। तो दुर्खिम का ही नाम हमें देखने को मिलता है। आत्महत्या प्रकारवाद की बात करते हैं अगर हम लोग, तो भी दुर्खिम। दुर्खिम का नाम आता है। लेकिन यहाँ पर जब दुर्खिम ने प्रकार दिया तो बेसिकली द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, दोनों किताबों में प्रकारीवाद की विवेचना करके तब जाकर इन्होंने प्रकारीवाद के बारे में बताया था। प्रकार्यवाद के बारे में बताया था। यहाँ पे 2 पुस्तक आती है, बोथ बुक, नाम पता होना चाहिए। एक तो आपके सामने रिप्रेजेंट होगा डिवीज़न, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रम विभाजन, है ना, डिवीज़न एक पुस्तक, और दूसरा क्या होगा? द रूल्स ऑफ ये आपको याद करा। ये 2 मेथड, एक 2 किताबें हैं जो बेसिकली प्रकारीवाद को रिप्रेजेंट करते हैं या उसमें प्रस्तुत होता है। अब दुर्खिम द्वारा बेसिकली कुछ किताबें रही हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, अच्छा, सामूहिक प्रतिनिधान किसने दिया है? सामूहिक प्रतिनिधान सर दुर्खिम ने। हाँ, ये तो आप नोट कर लीजिए, जिनको याद नहीं याद कर लीजिए, पेपर में आने वाला है ये एमपीपीएससी। सर धर्म का सिद्धांत भी है ना, और विसंगति की भी अवधारणा। किसका? नौमी धर्म का सिद्धांत। हाँ, धर्म का भी सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है। जहाँ पे बेसिकली आपने पवित्र अपवित्र जैसी चीज़ों को रिलेट करते हैं, यहाँ टोटम शब्द ही रिलेट होता है, उसी को भी इन्होंने बताया है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ वो भी याद रखना, ये भी याद रखने होंगे, है ना। अब देखिए थोड़ी सी किताबों के बारे में, यहाँ पे इनकी क्या क्या किताबें मेन बन सकती है परीक्षा में, आपको देखने को मिल सकता है। एक तो आपको मेन बनाएगी दी डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। कब आई थी बता सकते हैं क्या? सर 1893। ठीक है। देखिए आप ना यहाँ पर देख सकते हैं 1893 के बाद 94 छोड़िए, 95 कर लीजिए, 95 के बाद 1897 कर लीजिए, 97। हाँ 97 कर लीजिए, ठीक है। ये तो 3 आपको ध्यान रखना है। तो जो 95 का होगा वो कौन सा किताब बनेगी? रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। हाँ, रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, यहाँ पर सोशोलॉजिकल मेथड बन जाएगा, ठीक है, लॉजिकल मेथड। और एक आपका बन जाएगा, बस ये आपका तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 3 किताब। हालांकि इसके बाद भी कुछ पुस्तकें रही हैं
जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक किताब इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है, उनमें आप कहेंगे एलिमेंट्री, एलिमेंट्री 1922। क्या बात है, बिल्कुल फॉर्म्स ऑफ 1912 आंसर 1912 है। रिलीजियस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1912 है ये, किसी ने 22 बता दिया, लाइव 1912। हाँ सर 1912। लेकिन जो 1922 वाली है सर, वो एजुकेशन एंड सोसाइटी है। सर सोशियोलॉजी और आपने 1922 लिख दिया, 1912 लिखना है। अरे भाई क्या है, सोसाइटी है, ठीक है, ये है 1922, ठीक है, ये 1922। बस यहाँ पर आपको इनके बारे में ये चीज़ें ध्यान रखने होगा। उसके बाद देखिए पार्सन्स का नाम, अब आपके सिलेबस में पार्सन्स है ना? ये आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ, देख लेना, आप लोग को जो है परीक्षा में ज़रूर मिलने वाले हैं। हालांकि बहुत बच्चों के यहाँ पे याद है, तो इससे रिकॉल हो जाएगा उनको, है ना? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पार्सन्स के बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। पार्सन्स ने भी, अभी भी मैंने आपको बताया है, प्रकारिवाद में अपनी एक भूमिका इन्होंने निभाया है ना, प्रकारिवाद में। और इन्होंने दुर्खिम की तरह ही अपना विश्लेषण भी एक प्रकार से प्रस्तुत किया है सामाजिक व्यवस्था में। तो पार्सन्स का प्रकारिवादी परिप्रेक्ष्य में 3 महत्वपूर्ण शब्द आते हैं जो बड़े ही स्पष्ट तरीके से बताए गए हैं, और उनमें आप क्या कहेंगे? व्यापारिक सौदे, और दूसरा मूल्य, मैतक्य, तीसरा समाज को एक व्यवस्था। ये शब्द तीनों किसके हैं? पार्सन्स। ये पार्सन्स ने इन तीनों शब्दों से क्या स्पष्ट किया है? प्रकारिवाद को, प्रकारिवाद को स्पष्ट किया है। यह आपको ध्यान में रखना। जैसे अभी भी मैंने प्रकारिवाद के अंतर्गत बताया है AGIL के बारे में। अब देखिए, पार्सन्स के अनुसार प्रकार्यात्मक समस्याएं होती हैं कुछ। अब प्रकारात्मक जो समस्याएं हैं, ये 1950 के समय आई थी, जिसका हम बोलते हैं AGIL क्या मॉडल। तो अनुकूल जो होता है, जो A होता है, कोई भी व्यवस्था शून्य में स्थित नहीं होती है, बल्कि किसी पर्यावरण में स्थित और कार्यरत होती है, कोई शून्य अवस्था में नहीं होती है। तो इसको पार्सन्स ने 2 भागों में, एक भौतिक और एक भौगोलिक, ठीक है, भौतिक या भौगोलिक दोनों बात एक ही है, भौतिक या भौगोलिक पर्यावरण को रिलेट कराया। दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में बांटा, मतलब 2 भागों में डिवाइड किया है, अनुकूल अनुकूल कर। एक तो भौतिक, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। और जी जो था वो लक्ष्य था, मतलब सामाजिक व्यवस्था की दूसरी प्रमुख प्रकारात्मक आवश्यकता, सदस्यों की मूलभूत आवश्यकता क्या है। अब इसी पर तो परिभाषा उनकी आ गई कि मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसको फुलफिल करना। लक्ष्य की पूर्ति से संबंधित हुआ करता था, तो वो जी रिलेट होता था। एक आता था एकीकरण। एकीकरण व्यवस्था बेसिकली समन्वय के लिए ज़रूरी होता था, कोऑर्डिनेशन के लिए। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण परस्पर संबंधित और अंतःक्रिया के द्वारा होगी। तो सामाजिक व्यवस्था एकीकरण की समस्या का समाधान अनेक सकारात्मक और नकारात्मक नियमों के विकास के द्वारा किया जाता था, ताकि उसको सामंजस्य बनाया जाए, है ना, तालमेल स्थापित किया जाए, कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए। वो क्रिया बेसिकली इंटीग्रेटेड में आती थी। और एक अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो लाइक यानी रिलेट करा था, क्या शब्द रिलेट करवाया था? प्रत्यस्था, इसको तनाव भी बोलते हैं, है ना। यहाँ मैंने एक शब्द जोड़ा था, क्या बोला था इसको? लैग को क्या बोला था? सर लेटेंसी। लेटेंसी नहीं यार, इतना जल्दी भूल जाते हो आप लोग।
विडम्बना बोला था सर वहाँ पे दुर्गुण हाँ, के टाइम पे। विलंबन 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 शब्द, बिल्कुल ये शब्द बोला था। विलंबन यानी एक प्रकार से ये जो शब्द था ये तनाव नियंत्रण था, प्रतिमानात्मक स्थापित था ये शब्द विलंबन, है ना। तो सामाजिक व्यवस्था की चौथी आवश्यकता थी जिसमें विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध या प्रतिमान को बनाए रखने में समय समय पर इनमें जो तनाव उत्पन्न होता है ना उसे कम करने से संबंधित था, यानी इसलिए लैक था, कम करने से, कमी को दर्शाता है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा टालकाट पार्सन्स के बारे में। बाकी तो टालकाट पार्सन्स सामाजिक व्यवस्था पे बात करना, प्रकारात्मक समस्याओं पर बात करना, प्रकारात्मक के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को समझाने के लिए 3 महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में, व्यापारिक सौदे, मूल्यमय तक, समाज को एक व्यवस्था के रूप में, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और उसके बाद टालकाट पार्सन्स की भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं, उनकी भी कुछ महत्वपूर्ण किताबें रही हैं। देखिए ये सभी जितने मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आपको ध्यान में रखना होगा ना। परीक्षा में हो सकता है आप लोगों से ऐसे सवाल देखने को मिले और मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें मिलेंगे भी आप लोगों को। अब देखिए टालकाट पार्सन्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, इनको एक द सोशल सिस्टम करके किताब आई थी, पता होगा आपको? जी सर 1951। द सोशल सिस्टम 1951 आपने बताया, बहुत बढ़िया जवाब। और इन्होंने एक किताब लिखा था द सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल Social एक्शन action। 1937 सर। बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब, 1937। 2 है ना। ये आपको 2 किताब तो यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेंगी आप सबके लिए परीक्षा में, है ना। और उसके बाद इनकी भी कई किताबें हैं, है ना। इकोनॉमी एंड सोसाइटी करके एक किताब आती है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1972, है ना। और उसके बाद फैमिली सोशियोलाइजेशन एंड इंटरैक्शन प्रोसेस। एंड इंटरेक्शन मतलब प्रक्रिया होता है ना। जी सर। इंटरेक्शन प्रोसेस कब आई थी ये? सर 1953। इंटरेक्शंस प्रोसेस नहीं, 1955। ये वाला आप सही कर। अब आपके पास कितनी किताबों की, कितनी किताबें आप लोगों ने नोट कर लिया है? सर 4। 4 किताबें, बस 4 ही रखो याद, ये 4 के 4 इम्पोर्टेंट रहेंगे आप सबके लिए, ठीक है। ये 4 ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब आता है मर्टन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? मर्टन के बारे में। मर्टन ने भी प्रकारवाद को लेकर बताया है ना? आदेशक शब्द था, प्लीज म्यूट रहिएगा। तो आर के मर्टन के द्वारा बेसिकली जब मैं बात करता हूँ तो इन्हें समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। मर्टन समाजशास्त्र के पिता भी कहा जाता है। सर म्यूट करवा दीजिए प्लीज। हाँ प्लीज म्यूट रहिए यार। समाजशास्त्र का देखो, अगस्ट काम्टे के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो समाजशास्त्र के संस्थापक पिता, ये डिग्री वगैरह मांग रहे होंगे जी, संस्थापक पिता के रूप में अगर किसी को जाना गया है तो नाम क्या बनेगा? आर के मर्टन। आर के मर्टन ने जब भी प्रकारीवाद को
अपेक्षित परिणाम, भूमिका, तनाव जैसी अनेक अवधारणाएं। कौन बच्चा यार म्यूट नहीं हो रहा है? देखिए, अब समाजशास्त्र का संस्थापक पिता के रूप में अगर किसी को जाना गया तो आर के मर्टन। अब आर के मर्टन बेसिकली अपने कार्य संबंधित संबंधों में इन्होंने विश्लेषण के आधार पर प्रकार को 5 अर्थों में प्रस्तुत किया। कितने अर्थ में दिया? 5 अर्थ में। ठीक है। एक इन्होंने कहा कि प्रकार्य जो है सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन के रूप में हो सकता है। प्रकार्य है ना, सार्वजनिक उत्सव के रूप में रिप्रेजेंट किया। दूसरा इन्होंने कहा कि प्रकार्य व्यवसाय के रूप में भी हो सकता है ना, व्यवसाय के रूप में। तीसरा इन्होंने कहा कि प्रकार्य एक सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप के रूप में हो सकता है। सामाजिक पद पर, है ना, सामाजिक पद पर व्यक्ति के क्रियाकलाप पर हो सकता है। और चौथा इन्होंने एक बताया कि प्रकार जो है गणितीय शास्त्रीय हो सकता है। मैथमेटिक्स, गणितीय शास्त्रीय प्रकार हो सकता है। और पांचवा प्रकार इन्होंने बताया कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ना समाज कार्य प्रणाली के रूप में प्रकार हो सकता है। समाज कार्य व्यवस्था अगर आपको बनाए रखनी है तो समाज कार्य प्रणाली के रूप में भी हो सकता है। प्रणाली के रूप में भी हो सकता है। ये अर्थ थे बेसिकली। इन्होंने प्रकार की अवधारणा का आधार बताया, उस समय बेस बताया मर्टन के द्वारा। तो यहाँ पे मर्टन की ये 5 शब्द भी याद रखिए और समाजशास्त्र के संस्थापक के पिता के रूप में भी आप यहाँ पे नाम याद कर सकते हैं कि ये विद्वान का नाम आता है। ठीक है, आर के मर्टन का। आर के मर्टन ने प्रकार का बेसिकली विश्लेषण भी किया है। प्रकार्य, अप्रकार्य, प्रकार्य, प्रकट प्रकार्य और अंतर्निहित प्रकार्य, 4 अवधारणाओं को विकसित किया है प्रकारात्मक विश्लेषण के लिए। मैं वो भी बताना चाहूंगा आपको कि प्रकारात्मक विश्लेषण के लिए, ठीक है, के लिए 4 अवधारणाएं विकसित किया। पहला, प्रकार्य एक शब्द है इन्हीं का। दूसरा, अकार्य इनका है। तीसरा, प्रकट प्रकार्य है। और चौथा, अंतर्निहित प्रकार्य है। ये 4 बेसिकली विश्लेषण के लिए शब्द थे। प्रकार्य जो था ना, वे परिलक्षित परिणाम थे जो एक व्यवस्था विशेष के अनुकूल और सामंजस्य को संभव बनाता था। और कोई भी क्रिया बेसिकली ना एक व्यवस्था विशेष के अनुकूल हो और उसको संभव बनाया जाए उसके सामंजस्य के आधार पे, तो उसे हम प्रकार्य ही का शब्द से संबोधित भी करेंगे। मतलब एक व्यवस्था विशेष होती है इसमें प्रकार्य में। और अप्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूल और सामंजस्य को कम करता है। मतलब देखिए, यहां सामंजस्य बढ़ा रहा है, यहां सामंजस्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब सामंजस्य कम होगा तो अप्रकार्य बन जाएगा। सामंजस्य कम होगा तो क्या बन जाएगा? अप्रकार्य बन जाएगा। प्रकट प्रकार्य क्या था? ये भी एक प्रकार के निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूल और सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं, जो कि व्यवस्था के अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा मान्य और इच्छित होगा। मतलब सिंपल सी बात है, अनुकूल और सामंजस्य में अपना योगदान देगा। देखो, अनुकूलन या सामंजस्य में संभव बनाता है, पॉसिबिलिटी बनाती है, वो प्रकार्य है संभव। और योगदान देता है सामंजस्य और योगदान में। सामंजस्य, ध्यान से सुनिएगा बात को, अनुकूलन में योगदान दे रहा है, सामंजस्य और अनुकूलन में योगदान दे रहा है, तो क्या बनेगा? प्रकट प्रकार्य बनेगा। योगदान,
और अंतर्निहित प्रकार्य, ये प्रकार ना तो मान्य है ना ही इच्छित है। यह अंतर्निहित प्रकार प्रकट कार्य का एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं, ये अपोजिट वाला है, विलोम में है। ऊपर जितने थे वो सकारात्मक में थे, ये निगेटिव में है, टोटली विलोम शब्द में। तो व्यवस्था के अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा ये प्रकार अनजाने में ही हो जाते हैं। सोच समझ के सामंजस्य नहीं किया जाता है, नहीं अनुकूलित किया जाता, वो ऑटोमेटिक हो जाना, सामंजस्य हो जाना, अनुकूलित हो जाना बिना किसी मेथड टेक्निक से, तो इसे बोलते हैं अनजाने में हो जाना। तो अंतर्निहित प्रकार ये होता है, कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उनमें, वो अपने आप या स्वतः जो है बेसिकली प्रस्तुत हो जाता है। तो उन संदर्भ में हम इसका नाम जो है लेते हैं, है ना। तो ये बात आपके यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं आर.के. मर्टन महोदय, प्रेसिडेंट थे ये, और इन्हीं के संदर्भ में मैं अब आप लोगों को कुछ किताब बता देता हूँ, ठीक है। आप सभी लोगों ने नाम सुना है STSS। इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? ये सभी बातें मैं मार्टिन के द्वारा ही बता सर सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सही जवाब आपने दिया यहाँ पे कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर सन 1949, ये इनकी एक पुस्तक है। सर 1957 नहीं है? 1957 57 जी सर। नहीं, यहाँ 1949 है, 1957 नहीं है, 1949 है इसमें। यह आप ध्यान रखिए, रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा ये चीज़ें बेसिकली लाई गई थी इन संदर्भ में, ठीक है। जी सर। और एक किताब इनकी है द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। ये जो था ये थ्योरिटिकल था, किस पे था ये? थ्योरी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कब आया? 1962 में आया, 1962 में आया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे। इतनी बात कंफर्म है? बताइए। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, एक सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी शब्द आया है। एनोमी बता सकते हैं कब की है ये? सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। देखो, एक पर्टिकुलर अगर शब्द आता है तो किस विद्वान का नाम आता है? सर दुर्खिम का नाम आता है। लेकिन सोशल स्ट्रक्चर के साथ अगर एनोमी शब्द आता है तो रॉबर्ट किंग मर्टन का ही नाम आप लोग लगाना उचित समझेंगे यहाँ पर। और ये भी 1938 में, 1938 में, ठीक है। कितनी किताब हो गई इनकी? 3 किताबें हो गई ना? 3 हो गए। जी सर। बस ये 3 आप याद रखें, बस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 3 आपके लिए, ठीक है। 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट। सर मिडिल रेंज थ्योरी भी तो दी थी इन्होंने। कौन सी थ्योरी? मिडिल रेंज। मिडिल रेंज थ्योरी, हाँ बिल्कुल। इन्हीं की थ्योरी जो है आती है तो मिडिल रेंज के नाम से जानी जाती है, या आप ये भी कह सकते हो मध्यम रैंक, है ना, मध्यम श्रेणी का सिद्धांत। तो इनका सिद्धांत है, और इसी दृष्टिकोण को सामाजिक सिद्धांत के पहले से विकसित एक भव्य सिद्धांत के नाम से जाना था। तो जब भी पेपर में अगर आपसे मान लीजिए सवाल बन भी जाए कि मध्य अभिसीमा का सिद्धांत किसने दिया, तो क्या जवाब होगा आप लोगों का? मध्य अभिसीमा का सिद्धांत किसके द्वारा आया? तो रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा आया। अब आपको ध्यान रखना है
देखिए, मध्यवर्ती सिद्धांत के विचार का प्रतिपादन समाज विज्ञानों में सबसे पहले अगर किसी का नाम देखने को मिला था इस सिद्धांत में, तो टी.एच. मार्शल का नाम मिला था, और वो मिला था 1946 में। ठीक है, 1946 में। ठीक है, 1946 में। बाद में इसी विचारधारा को आर.के. मर्टन द्वारा विकसित हुआ मध्य श्रेणी सिद्धांत, सूक्ष्म सिद्धांत या अनुभवजन्य अनुसंधान को एकीकृत करके समाजशास्त्रीय सिद्धांत के दृष्टिकोण से इसे विकसित किया भव्य सिद्धांत के नाम से, भव्य सिद्धांत के नाम से। ठीक है, ये नाम जो है बेसिकली आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। कब किया था ये? जी, मॉर्टन ने कब किया था सर ये तो मार्शल की यहाँ 1946 पर्टिकुलर कोई ईयर्स नहीं है, 1946 के बाद ही ये सिद्धांत जब भी आया है ना, मध्यवर्ती। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखेंगे आप लोग, मध्यवर्ती सिद्धांत की चर्चा के संदर्भ में मर्टन ने अपने गुरु, उनके गुरु कौन थे जानते हैं? सर पार्सन। पार्सन, हाँ, पार्सन ने एक सिद्धांत दिया था, बृहद सिद्धांत। पार्सन ने बृहद सिद्धांत दिया था। उसी सिद्धांत की कटु आलोचना हुई थी। किसके द्वारा आलोचना करने वाला था? कौन? मॉर्टन। मर्टन। मर्टन, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने वाला अगर कोई है तो वो मर्टन है, समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने वाला। ठीक है, बृहद सिद्धांत मतलब माइक्रो थ्योरी है ना, माइक्रो थ्योरी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर इसके संबंध में मर्टन के बारे में। ठीक है, अब मर्टन का भी यहाँ पर टॉपिक कवर। अब देखिए, नडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, दो विद्वान का नाम आ रहा है ना, नडेल और रेडक्लिफ ब्राउन। नडेल का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा, मैंने कई बार आप लोगों से इसके बारे में चर्चा बीच बीच यस है ना। संरचना की प्रक्रियाओं में अगर किसी विद्वान का नाम मुख्य माना गया है तो वो नडेल ही है ना, समाजशास्त्र की अवधारणा में, है ना, नडेल। अच्छा, अब इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। नडेल का पूरा नाम जानते हैं क्या है? फ्राइड फ्रेडरिक नडेल। ओके, फ्रेडरिक नडेल, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आया आपने। देखो, कहीं कहीं फ्रेडरिक नडेल, ये आपको इनका नाम जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। और समाजशास्त्र में इनका अगर नाम पूछा भी गया है तो कहाँ पर, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि इनकी भूमिका बनेगी तो कहाँ बनेगी, तो संरचना में बनेगी। समाजशास्त्र के कौन सी जगह पे? संरचनावादी, हाँ, संरचनावादी सिद्धांत में बनेगा फ्रेडरिक नडेल का नाम। एक मिनट, अब ध्यान सुनिएगा। ये रहने वाले विद्वान अगर हैं कहीं के तो ऑस्ट्रेलियाई हैं, ऑस्ट्रेलियाई हैं ये विद्वान, जिन्होंने अफ्रीकी नृवंश विज्ञानों की जांच की थी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, अफ्रीकी नृवंश विज्ञान की जांच की है इन्होंने। जांच पड़ताल में इनकी भूमिका यहाँ पर देखने को मिली है नडेल में। नडेल में अगर हम बात करते हैं, सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो इनकी किताबों में कौन कौन सी चीज़ें रिलेट होंगी, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम आपका यहाँ पे पुस्तक से ही इनका आएगा सवाल। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में
अल्फ्रेड नडेल, याद रखिएगा। यहाँ इनका नाम बेसिकली कब रिप्रेजेंट हुआ है ये जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा कब दी गई थी? कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है कब इनके द्वारा इस किताब को बेसिकली पब्लिश की गई, या आप कह सकते हो कि प्रस्तुत किया गया था नडेल के द्वारा? 1968 में भाई। अभी हाल ही में शायद इससे आरपीएससी में सवाल आया हुआ था, मैंने वहाँ पे बताया था, है ना। वहीं इन्होंने एक शब्द और बताया था मैंने आप लोगों को, न्यूपो रिलीजन करके, अगर याद है तो। हाँ सर, नूपे धर्म। हाँ, ये 1954 में इनके द्वारा बताया गया था, एक न्यूपे धर्म के बारे में। ये भी परीक्षा में काफ़ी बार इम्पोर्टेंट रही है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। ये सभी जो चीज़ें हैं ना इम्पोर्टेंट के रूप में दर्शाई जाती हैं इनकी किताबें नूपो। सर ये क्या था थोड़ा बता दीजिए। जी मैम, क्या कुछ कह रहे हो? ये जो है रिलीजन वाला, ये क्या था ये बता दीजिए। नूपे एक धर्म है ना। नूपे की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नूपे एक बेसिकली क्या है, धर्म रिप्रेजेंट किया है इसने। नूपे परंपरागत रूप से बेसिकली, जैसे आपको बताओ, एक नाम है यूरोबा द्वारा बेसिकली, ये जो मध्य नाइजेरिया है, उत्तर मध्य नाइजेरिया, वहाँ के मूल निवासी है नूपे। तो उनका एक धर्म है ये, है ना, उनका एक धर्म है ना, वो आप ध्यान रखिएगा। नूपे पीपल बेसिकली क्या है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये एक जनजाति है इनकी, है ना, आप ऐसा कहिए जनजाति है। उस न्यूपो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है, सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में, उनके बीच में संघर्ष क्या है, व्यापार क्या है, उस पे उन्होंने क्या किया है, विचार विमर्श किया है नूपे में। जी सर। तो वहाँ पर नाइजेरिया का, वो भी खासकर आप अगर जब भी याद रखें तो नाइजेरिया नाम याद रखें, है ना, नाइजेरिया, ठीक है। जी तो ये clear है अभी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक बात और बताने चल रहा था आप सभी लोगों से, कि इसी में ना इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक और दर्शाई गई थी, और उस किताब का नाम था अ ब्लैक बिजाइटियम शब्द था, बिजाइटियम शब्द आता है, और द किंगडम ऑफ नूपे इन नाइजेरिया, इन्हीं पर बेस्ड था ये। सन 1942 में ये किताब बेसिकली नडेल के द्वारा लाई गई थी, नडेल के द्वारा लाई गई थी। बस इतनी आपको बात यहाँ पर याद रखना होगा इनके संदर्भ में। लास्ट वाली बुक का नाम बोल दीजिए एक मिनट। जी मैम, लास्ट वाली जो बुक बोली आपने भी उसका नाम बोल दीजिए एक बार। बिल्कुल यही है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हूँ कि अ ब्लैक निजाइटियम द किंगडम करिएगा, द पीडीएफ सेव कर लीजिएगा सर। जी जी जी, किंगडम ऑफ नूपे इन नाइजेरिया, ये किताब का नाम है, ठीक है। अब देखिए एक और नाम आता है यहाँ पे, रेड क्लिफ ब्राउन, है ना। अब इनके बारे में भी देख लेते हैं, है ना, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, अल्फ्रेड, इनका पूरा क्या नाम था, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन। अब देखिए इनका नाम बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो प्रकारवाद में भी आता है और संरचनावाद में भी आता है, लेकिन एमपीपीएससी ने कहा है कि हमें संरचनावाद में इनका नाम पढ़ना है ना, ब्राउन का नाम। तो किसी सामाजिक इकाई को प्रकार्य उस इकाई का योगदान होता है जो सामाजिक जीवन को देती है, मतलब प्रकार्य उस इकाई का योगदान है, प्रकार्य जो सामाजिक जीवन दे रही हो, जो सामाजिक जीवन दे रही हो।
तो ब्राउन ने एकीकृत आवश्यकताओं पर महत्व देते हुए संबंध मतलब रिलेशन, रिश्तेदार, अनुष्ठान जैसी गतिविधियों को जोड़कर सांस्कृतिक पक्षों पर बल देता है। और इनकी एक खास कर बड़ी इंपॉर्टेंट किताब रही और वो थी ऑन जोकिंग। ऑन जोकिंग रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशनशिप, बहुत बढ़िया जवाब। सन 40 1940 में। और आपको बता दूं कि इसी किताब में संरचनात्मक दावों का समर्थन हुआ था, क्योंकि संरचना के बारे में पूछा गया है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा रिलेट करा सकती है आपकी। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा इनके संदर्भ में संरचनात्मक। अब ब्राउन, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज की संरचना के निर्माण पर बल देते हुए कहा है कि पारंपरिक कृषि, यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि समाज की संरचनाओं के निर्माण पर बल देकर पारंपरिक कृषि दान पर विराम लगाते हुए, दान पर विराम लगाते हुए शोध के परिणामों से ठीक है, सर्वविध नए शोध को बढ़ावा दिया। सर्वविध मतलब नए शोध को बढ़ावा दिया, नए शोध को बढ़ावा दिया। ये एक स्टेटमेंट आप के रूप में कह सकते हो कि ये एक स्टेटमेंट है जहां ये प्रस्तुत हो सकता है, ठीक है। तो यहां अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन महोदय का नाम इन संदर्भ में इंपॉर्टेंट बन जाता है। अतः मैं आप सभी से कहूंगा कि जब भी ऑन जोकिंग रिलेशनशिप का नाम आए तो आप लगा दीजिएगा। दूसरा, जब समाज की संरचना के निर्माण पर बल देकर पारंपरिक कृषि दान पर विराम लगा रहा हो, ऐसे स्टेटमेंट आए, तब भी आप अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन का नाम लगा दीजिएगा। अदरवाइज आप सभी लोग ब्राउन के बारे में संरचनात्मक कार्यात्मक के क्षेत्र को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है इन्होंने। यूफोरिया एक शब्द आता है, एक यूफोरिया शब्द आता है, जानते हैं यूफोरिया? यूफोरिया शब्द का विकास अगर किसी ने किया है तो रेडक्लिफ ब्राउन ने ही किया है। इस शब्द का प्रयोग जानते हैं, सामाजिक कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस शब्द का मतलब क्या बनता है? सामाजिक कल्याण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी शब्द इन्हीं के द्वारा ही दिया गया है, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा इनके संदर्भ में। सर ये नोमिया और डिसनोमिया भी दिया हुआ था ना इनके द्वारा। देखिए, वो उनका जहाँ भूमिका बनती है वो प्रकारवादी बनती है। अच्छा। हाँ, हम एमपीपीएससी का समाजशास्त्र में, तो समाजशास्त्र में यूफोरिया शब्द बेसिकली रिलेट कराएगा ये यहाँ पे, उसको ध्यान रखिएगा। दूसरा कि सामाजिक इकाई का प्रकार या उस इकाई का योगदान है जहाँ सामाजिक जीवन देती है, क्योंकि समाज को रिलेट कराएगा ना, तो सामाजिक जीवन संरचना से रिलेट कराएगा, है ना। रेडक्लिफ ब्राउन में आगे बाकी अगर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर भी। फिलहाल आगे बात करेंगे एक पुस्तक को लेकर। इनकी कई किताबें आई हैं, है ना। अगर परीक्षा में अगर देखा जाए किसके द्वारा, रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा बेसिकली शामिल की गई है, संचालित की गई है। जैसे एक पुस्तक यहाँ पर आता है द अंडमान, मैं नीचे लिखूंगा द अंडमान आइसलैंडर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। कब आई थी? 1922 में सर। 1922 में आई थी, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी आई थी सर 1952।
बावन and function in primitive है, primitive सोसाइटी 1952। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये दूसरी महत्वपूर्ण किताब, ठीक है। एक देखो टेबू करके आता, टेबू द फ्रेजर लेक्चर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर 1936। नहीं, 39 सर। हाँ 39 बिल्कुल सही जवाब। टेबू द फ्रेजर लेक्चर, ये आपने सही, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये 3 किताब यहाँ पर रिलेट करा देगी आपको। अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ से जरूर आप लोगों को कम से कम मार्क्स, चलिए आप लोग 3 से 4 प्रश्न मिलने वाले हैं, और इसमें गलत नहीं होना चाहिए जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा है। 3 से 4 प्रश्न, यानी आप सोच लीजिए कि 16 या आपके साथ जो है 12 नंबर के सवाल बनेंगे, है ना। एक सवाल जो है 4 नंबर का है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी विद्वान रिलेट होंगे, जरूर ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं सभी विद्वान जो है इसके अंतर्गत रिलेट अवश्य होंगे, ठीक है। मैक्स वेबर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी इसके बारे में, है ना। लेकिन एक नाम और आता है, आपने नाम सुना होगा लेवी स्ट्रॉस के बारे में। लेवी स्ट्रॉस इसमें कहीं दिया कि नहीं दिया है? नहीं दिया हुआ है सर दिया हुआ है संघर्ष सिद्धांत में। किसमें? संघर्ष सिद्धांत में कोजर। कोजर है ना? संरचनावाद वाले जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसमें से इनडायरेक्टली लेवी स्ट्रॉस पूछ सकते हैं। हाँ सर, हाँ, इनडायरेक्टली बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखो दिया नहीं है, अच्छा इसमें देख लीजिए जरा एक बार, 5 में नहीं है सर, 5 में भी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, लेविस कोजर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, दिया तो नहीं है लेकिन ऑप्शन में जरूर आएगा ये। यूनिट 8 में संरचना के बारे में बताया, उसमें आएंगे वो। हाँ, किसी बच्चे ने कहा कि अगर परीक्षा में प्रश्न बन जाए संरचनावाद, तो वहां पर आप लोगों से ये प्रश्न बन सकता है। क्या नाम? लेवी स्ट्रॉस। कोजर अलग है भाई, किसी बच्चे ने कहा, ठीक है। तो कोजर अलग, लेवी स्ट्रॉस अलग। अब देखिए, आधुनिक मानव विज्ञान का पिता किसे कहा गया? तो स्ट्रॉस को। स्ट्रॉस। विज्ञान का पिता लेविस स्ट्रॉस, बिल्कुल। पता है इनकी थ्योरी बड़ी फेमस हुई है, कोई बता सकता है थ्योरी कौन सी थी बड़ी फेमस थी? कोई भी स्टूडेंट? अलायंस थ्योरी। ये अलायंस थ्योरी जो है जेम्स जॉर्ज फ्रेजर के साथ, है ना, लेविस स्ट्रॉस का नाम देखने को मिला। आधुनिक मानव विज्ञान के पिता कहा गया है। इन्होंने अलायंस थ्योरी को प्रतिपादित जब किया तो कहा कि सामाजिक संरचना का संबंध किसी भी प्रकार की प्रयोग सिद्ध वास्तविकता से नहीं, बल्कि उन प्रारूपों से होगी जो संरचना को विकसित करती है, जो संरचना को विकसित करती है। अब इन्हीं चीज़ों को बेसिकली इन्होंने एक पुस्तक में निष्कर्ष के माध्यम से दिया था, एक निष्कर्ष के माध्यम से दिया था। बात समझ रहे हैं आप लोग? प्लीज, नहीं समझ में आया पूछ लो ना फिर। सर समझ में आ गया। हाँ, अगर देखिए मैंने कहा कि सामाजिक संरचना का संबंध किसी भी प्रकार के प्रयोग सिद्ध वास्तविकता से नहीं होगी, बल्कि उनके प्रारूप में जो संरचना विकसित है ना उससे होगी। तो उन्हीं संदर्भ में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी।
स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये किताब लिखी हुई 1958 में। इसी किताब में स्ट्रॉस महोदय ने निष्कर्ष निकाला, भाषा विज्ञान द्वारा सामाजिक संरचना का विश्लेषण अधिक स्पष्ट हो सकता है। भाषा विज्ञान के द्वारा समाज की संरचना का विश्लेषण अधिक स्पष्ट हो सकता है, इन्हीं परिप्रेक्ष्य में बताया। और 3 प्रमुख बातों पर इन्होंने जिक्र भी किया है सामाजिक की संरचना में स्ट्रॉस महोदय ने। पहला, संरचनाएं अंतर संबंधित तथ्यों से बनती हैं। संरचना कैसे बनती है? अंतर तत्व। अंतर संबंधित, है ना, अंतर संबंधित तथ्यों से बनती है, तथ्यों से बनती है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि संरचनाएं रूपांतरणों को सम्मिलित करती है, सम्मिलित करती है। तीसरा इन्होंने बताया है कि संरचनाएं भविष्यवाणी संभव बनाती है, संभव बनाती है। ठीक है, ये 3 बातें स्ट्रॉस के हैं, पेपर में बन सकती है। तीनों आप याद रखिएगा इसके संदर्भ में, है ना। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा इसके संदर्भ में। देखिए, माइथ एंड मीनिंग करके एक किताब इन्होंने दर्शाया, इनकी पुस्तक पर बात कर लेते हैं। माइथ एंड मीनिंग कब आई? 1978 में। ये आपको ध्यान में रखना होगा इनके संदर्भ में। और एक आता है इनका, अभी भी मैंने ऊपर आपको बता भी दिया है, स्ट्रक्चरल जो है एंथ्रोपोलॉजी शब्द, है ना, ये आपको वहाँ पर ध्यान में भी रखना होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। और उसके बाद एक शब्द आता है ट्राइस्टस ट्रॉपिक्यूज शब्द 1955 सर ये क्या था, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल बताएंगे। सर सेकंड वाला क्या लिखा हुआ ये बता दीजिए। हाँ, बता रहे हैं। ट्रॉपिक, यहाँ बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ट्राइस जो है, ट्राइस्टस शब्द आता है, और ट्रोपिक्यूज करके। देखिए मैडम, इस चीज़ को भी ध्यान समझिएगा। ये बेसिकली 1955 में इस किताब को दर्शाई गई, और ये क्लाउड लेविस स्ट्रॉस के द्वारा आया, प्रकाशित हुआ। और इसमें ना उनकी यात्राओं और मानवीय शास्त्र कार्यों का एक दस्तावेजीकरण था। ये किनके जानते हैं? मानवशास्त्री कार्यों का, ये मानवशास्त्री कार्यों का एक दस्तावेजीकरण था ये, है ना, इसमें। और इन संदर्भ में अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो दक्षिण अफ्रीकी बस्तियों के विकास का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था ट्राइस्टस ट्रॉपिक्यूज में। ये बात आपको ध्यान रखना होगा इस किताब में। क्लियर है इतना बात? बताइए। जी सर। बिल्कुल। एक किताब आती है इनकी इम्पोर्टेंट, वो भी है द एलिमेंट्री। जी, द एलिमेंट्री
Forms of religious life. Structures of kingship. Of kingship. क्लाउड लेविस्टोस का नाम। सन 1955 का जो वर्ष था वही वर्ष में ये भी चीज़ें लाई गई थी, 1955। ठीक है, यह आपको यहाँ पर भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बस इतनी चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट था। बस आज के लिए इतना रखिए। कल और भी इसी तरीके से 2-3 विद्वानों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ताकि अब आप क्या करोगे, ये मैं नोट्स सेव कर ले आऊँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। नोट्स सेव करके इसकी पीडीएफ और वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा और लोग इसे रिवीजन जरूर करेंगे। जो मैंने भी पढ़ाया है आपको, जी जो मैंने सर। पढ़ाया है रिवीजन जरूर करेंगे। सर वीडियो को अभी सेंड कर दीजिएगा। श्योर श्योर श्योर। जी सर बताइए। सर जो आपने अभी कराया वो डीएसएलबी के लिए भी है ना हेल्पफुल? अरे बिल्कुल भाई, समाजशास्त्र आपके पेपर में सिलेबस में है ना। थैंक यू सर। प्रकारवाद बिल्कुल, संरचनावाद है तो क्यों नहीं आप में होगा मैडम। सिंपल सी, इसीलिए तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। नहीं होगा तो मैं बिल्कुल लिंक आपके ग्रुप में नहीं डालूंगा। लिंक जा रहा है, समझो कि आपको टच कर रहा है वो टॉपिक, है ना। डालूंगा नहीं आपके ग्रुप में। थैंक यू सर। चलिए, ओके मैडम।